तो सोचिए जरा, अगर कल को इंडिया अपने राफेल पर कोई नया इंडिजिनस मिसाइल लगाना चाहे या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को अपने हिसाब से ट्वीक करना चाहे और उसके लिए हमें फ्रांस के अप्रूवल का वेट करना पड़े, तो क्या वो सच में जेट पर फुल कंट्रोल कहलाएगा? क्योंकि 114 नए राफेल लेने की बात हो रही है। डील इतनी बड़ी है कि आने वाले 30-40 साल तक इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन यही एयरक्राफ्ट बन सकता है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ जेट लेने का नहीं है, सवाल है उस जेट के दिमाग पर किसका कंट्रोल रहेगा। क्या इंडिया फिर से वही मॉडल फॉलो करेगा जहां एयरक्राफ्ट तो मिलता है लेकिन उसका कोर सॉफ्टवेयर लॉक्ड रहता है? तो शुरू करते हैं आज की अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो इंडिया के राफेल प्रोग्राम के अंदर डीपर कोलैबोरेशन का जो पुश है उसे लेकर एक बार फिर रियलिटी चेक मिल गया है। फ्रेंच इंडिपेंडेंट आउटलेट एल एसेंशियल दी एल इको की रिसेंट रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि इंडिया को राफेल के कोर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और उसके हाईली सोफिस्टिकेटेड इंक्लूडिंग स्पेक्ट्रा डिफेंसिव एड्स पैकेज का फुल सोर्स कोड एक्सेस नहीं दिया जाएगा। ये फ्रांस का पुराना तरीका है और अब भी वही लाइन मेंटेन की जा रही है, चाहे बात 36 एयरक्राफ्ट की हो या 114 एडिशनल जेट्स की, जो कि इंडियन एयरफोर्स की गिरती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को रिवाइव करने के लिए क्रिटिकल माने जा रहे हैं। सरफेस पर देखा जाए तो सोर्स कोड एक टेक्निकल टर्म लग सकता है, लेकिन डिफेंस एविएशन की दुनिया में ये ऑपरेशनल सोवेरेनिटी का हार्ट होता है। फाइटर एयरक्राफ्ट का रियल पावर सिर्फ उसके रडार, मिसाइल या इंजन में नहीं होता, बल्कि उस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में होता है जो सब सिस्टम्स को एक यूनिफाइड कॉम्बैट ब्रेन में इंटीग्रेट करता है। अगर सोर्स कोड आपके पास नहीं है तो आप इंडिपेंडेंटली एयरक्राफ्ट के मिशन सिस्टम को डीप लेवल पर मॉडिफाई नहीं कर सकते। कोई नया इंडिजिनस सेंसर इंटीग्रेट करना हो या अस्त्र मिसाइल फैमिली जैसे होमग्रोन वेपन्स को ऑप्टिमली प्लग करना हो तो हर सिग्निफिकेंट चेंज के लिए OEM यानी डसॉल्ट एविएशन, थेल्स और बाकी फ्रेंच पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेशन और अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। इनिशियल 36 एयरक्राफ्ट राफेल डील में ये अरेंजमेंट काम चला दे रहा था क्योंकि फ्लीट साइज लिमिटेड थी और इंडिया का इमीडिएट फोकस रैपिड इंडक्शन पर था। नेवल राफेल M ऑर्डर में भी सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो हुआ, लेकिन जब बात 114 एडिशनल जेट्स तक पहुंचती है तो इक्वेशन चेंज हो जाती है। इतना बड़ा फ्लीट लॉन्ग टर्म बैकबोन बन सकता है और नेचुरली इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस प्लानर्स चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म एवोल्यूशन पर उनका ज़्यादा कंट्रोल हो। ऐसे में हर इंटीग्रेशन के लिए फॉरेन डिपेंडेंसी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को स्लो कर सकती है। इस बार इंडिया नेगोशिएशन टेबल पर पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड अप्रोच के साथ बैठा है। सोर्सेस इंडिकेट करते हैं कि फोकस सिर्फ एयरक्राफ्ट नंबर्स या प्राइस पर यूनिट पर नहीं है, बल्कि कमिटमेंट्स पर है। और पिछले कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो इंडस्ट्रियल रिव्यू हुआ था उसमें कुछ ऑफसेट एक्सपेक्टेशंस ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं कर पाए थे, इसीलिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इस बार काफ़ी टाइट रखने की प्लानिंग भी है। यहाँ फ्रांस की पोजीशन भी समझना जरूरी है। फ्रांस ने अपनी इमेज एक डिपेंडेबल सप्लायर की बनाई हुई है जो सडन सैंक्शन या पॉलिटिकल चेंजेस से डील को डिरेल नहीं करता। ये चीज़ इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पर अब जो बीच का रास्ता निकल कर आ रहा है वो API लेवल या इंटरफेस एक्सेस का मॉडल है। इस अरेंजमेंट में इंडियन इंजीनियर्स को डिफाइंड सिस्टम लेयर्स तक एक्सेस मिल सकता है जहां वो अपने वेपन्स या मिशन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स इंटीग्रेट कर सके, लेकिन एयरक्राफ्ट के कोर फ्लाइट कंट्रोल लॉज और प्राइमरी कॉम्बैट सॉफ्टवेयर फ्रेंच कंट्रोल में ही रहेगा। तो देखते हैं कि किस तरह वर्क करेगा ये API एक्सेस। होपफुली इसमें हमें कोई नुकसान ना हो क्योंकि ये बहुत बड़ी डील है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एयरोस्पेस कम्युनिटी को एक फ्यूचर ओरिएंटेड सिग्नल दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इंडिया को सिर्फ 5th जनरेशन कैपेबिलिटी तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। अब टाइम आ गया है कि 6th जनरेशन के एरो इंजन्स और नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च बिना डिले के स्टार्ट की जाए, क्योंकि ग्लोबल पावर्स ऑलरेडी 6th जनरेशन फाइटर कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं और अडेप्टिव साइकिल इंजन जैसे फीचर का कॉन्सेप्ट सिंपल नहीं होता। ये इंजन मिशन के हिसाब से अपना एयरफ्लो और परफॉर्मेंस मोड चेंज कर सकता है। इससे एयरक्राफ्ट को रेंज, स्पीड और सर्वाइवलिटी में एक साथ एडवांटेज मिलता है। उन्होंने AI और मशीन लर्निंग पर भी फोकस किया, जो कि आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। मटेरियल साइंस भी उतना ही क्रिटिकल है। हाई टेम्परेचर अलॉयज, सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स और लाइट वेट हीट रेजिस्टेंट मटेरियल्स बिना नेक्स्ट जनरेशन मेटलर्जी के पॉसिबल नहीं। 6th जनरेशन इंजन्स को
हायर टेम्परेचर और प्रेशर में ऑपरेट करना होगा। अगर मटेरियल्स विद स्टैंड नहीं कर पाएंगे तो प्रपल्जन एम्बिशन सिर्फ थ्योरी रह जाएगी। तो राजनाथ सिंह का मैसेज बेसिकली ये है कि अगर इंडिया को वाकई में लीडर बनना है तो रिसर्च पाइपलाइन को फ्यूचर प्रूफ करना होगा। अगली खबर की बात करें तो इंडिया और रसिया के बीच SU-57E को लेकर डिस्कशन चल रहे हैं, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, पर कोई डील इन दिनों में साइन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। सोर्सेज के मुताबिक इंडिया करंट के जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रिस्क लेना नहीं चाहता, स्पेशली जब रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वेस्टर्न सैंक्शंस का प्रेशर भी एक्टिव है। टेक्निकल लेवल पर बातचीत कंटिन्यू है और HAL रसिया के लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रपोजल को भी एग्जामिन कर रहा है, मगर साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल पर 2 से 3 स्क्वाड्रन की इमीडिएट प्रोक्योरमेंट पॉसिबिलिटी भी स्टडी कर रही है। लेकिन स्ट्रेटेजिक कंसर्न क्लियर है यहाँ, मतलब कैटसा जैसे US सैंक्शन का रिस्क पहले S-400 प्रोक्योरमेंट के वक्त भी प्रेशर क्रिएट हुआ था। अब यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न स्क्रूटनी और टाइट हो चुकी है। कोई भी हाई वैल्यू रशियन डिफेंस डील डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ला सकती है। रसिया ने डीप टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग सोर्स कोड एक्सेस और लोकल प्रोडक्शन का ऑफर तो पिच किया है, लेकिन कैपेबिलिटी असेसमेंट के साथ डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।